नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखने पड़ेंगे कि जो अपने सिंगल कवर बट जॉइंट होते हैं, डबल कवर बट जॉइंट होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। सिंगल कवर बट जॉइंट जो होता है, देखिए सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका सिंगल कवर हो गया, ठीक है, एक कवर लगाया हुआ है आपने, ठीक है, और सिंगल रिवेटेड मतलब जो रो है रिवेट्स की वो वन है, एक ही रो है। तो सिंगल रिवेटेड मतलब सिंगल रो एंड सिंगल कवर मतलब एक ही कवर बट जॉइंट। यहाँ पे सिंगल रिवेटेड डबल कवर, यहाँ पे रिवेट की जो रो है वो तो एक ही है ना, ठीक है, और जो कवर हैं वो दो हैं। तो सिंगल रिवेटेड मतलब सिंगल रो, डबल कवर मतलब दो कवर बट जॉइंट। ओके, होता क्या है कि जो सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट के केस में जो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड आपको क्या है मिलने लगती है, ठीक है, ये आपका एक्शन लोड लग रहा है पी, ठीक है, और जो जो रिवेट्स के द्वारा आपको रिएक्शन मिलता है, ठीक है, ये मान लो अगर पी लोड क्या है आपका एक्शन है, और रिवेट्स के द्वारा आपको जो एक रिएक्शन मिलती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक इसेंट्रिसिटी आ जाती है, ये क्या होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग हो जाती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग के कारण क्या होता है कि एक कपल जनरेट होता है, और कपल जनरेट होने के कारण क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस आने लगते हैं। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग के कारण क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। बट वहीं अगर आप बात करोगे सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट की, तो उसमें जो एक्शन होता है और जो रिएक्शन होता है वो एक ही प्लेन में लाई करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है, जिसके कारण क्या होता है जो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड है, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ कपल, कपल का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसके कारण जो अपनी बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो जनरेट नहीं होती है। लैप जॉइंट की अगर आप बात करोगे तो लैप जॉइंट में भी सेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग मिलती है, जिसके कारण क्या होता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जो बेंडिंग स्ट्रेसेस से फ्री होता है, मतलब जिसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे कि बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट, मतलब कि ये वाला, इस केस में क्या होता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होते और सेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग जीरो होती है, ठीक है। वही चीज़ अगर हम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट जॉइंट बिकॉज द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर सेम, okay, and the connection is symmetrical, okay, so the action and the reaction passes through the same line, hence double cover butt joint is free from movement, okay. Eccentricity of load is zero, ये मैं बता चुका हूँ। Sum of T cover should be greater than T main so that the cover plate is not filled। इसमें बता रहा है कि जो कवर होता है, जो टी मतलब कि जो थिकनेस ऑफ कवर होती है, जैसे ये एक T1 मान लो ये है और इस कवर की थिकनेस T2 है, तो अगर सम ऑफ T1 और T2 शुड बी ग्रेटर देन टी मेन, मतलब कि जो मेन कवर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कवर प्लेट कभी भी फेल नहीं करती है, उस केस में क्या होता है मेन मेंबर भी फेल करता है जब भी करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो जो कवर प्लेट्स के थिकनेस है, अगर इनका सम करेंगे कवर प्लेट्स की थिकनेस का, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए मेन प्लेट की थिकनेस से, ओके। बोल्ट्स इन डबल कवर बट जॉइंट आर सब्जेक्टेड टू डबल शियर एंड बियरिंग। हाँ, ये आपको पता है क्योंकि एक तो एक शियर का ये प्लेन ये हो गया और एक शियर का प्लेन ये हो गया, तो दो शियर के प्लेन हो जाते हैं, बियरिंग भी हो रही है, ठीक है, तो डबल शियरिंग एंड बियरिंग होती है, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट में। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स देख लिए। Okay, so our first question is the difference between gross diameter and the nominal diameter for the rivets up to 25 mm diameter is IS 800 1984 के हिसाब से जो रिलेशन है नॉमिनल डायमीटर और होल डायमीटर के बीच में वो डिफाइन किया गया है, ओके। सो अगर आप देखोगे तो अगर आपका जो होल डायमीटर है अगर वो 25 mm से कम है, तो
जो होल डायमीटर की आपको वैल्यू लेनी है वो नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm लेनी है। वहीं अगर आपका होल डायमीटर की जो वैल्यू है वो 25 mm से ऊपर है तो आपको होल डायमीटर क्या लेना है, d प्लस 2 mm, मतलब कि नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm। ठीक है, ये मान लीजिए आपका होल का डायमीटर है, या ऐसे समझिए आप, सॉरी इसको गड़बड़ कर दीजिए। ये आपका मान लीजिए होल का डायमीटर है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा ही रहता है आपके क्या रिवेट के डायमीटर से, ठीक है। ये आपका रिवेट का डायमीटर, ठीक है। अब ये जो क्लियरेंस रहती है, ये जो आप क्लियरेंस देख रहे हैं ना, ये क्लियरेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ये जो 1.5 mm और 2 mm है, ये क्लियरेंस है, ठीक है ना। होल डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि अगर होल डायमीटर की वैल्यू, अगर जो होल डायमीटर है जो कि हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 25 mm से कम है, तो जो नॉमिनल डायमीटर है जो कि हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो उसका उस केस में जो अपना नॉमिनल डायमीटर है उसमें आपको 1.5 mm को प्लस करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ होल डायमीटर। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ whole diameter, when the whole diameter is greater than 25 mm, then we have to add 2 mm to the nominal diameter in order to get the value of whole diameter. Okay, so this is the clause given in IS 800 1984. So according to this clause, the nominal diameter for the rivets up to 25 mm. Okay, so up to 25 mm आपका क्या हो जाएगा, जो क्लियरेंस है वो 1.5 mm का हो जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हो, ठीक है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर। ठीक है, ओके, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जो रिवेट बना रहे हो या आपका जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ, फील्ड में आप उसे कास्ट कर रहे हो या फिर आप शॉप में आप उसे बना रहे हो। अगर आप शॉप में बना रहे हो तो शॉप में क्या होता है कि अगर आपने शॉप में बनाई रिवेट, तो शॉप में अगर जो भी रिवेट बनती है उसका जो क्वालिटी है और जो मेंटेनेंस है वो आप काफ़ी अच्छा रखते हो, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपको स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ आपको क्या मिलती है, हाई मिलती है। स्ट्रेंथ क्या मिलती है, हाई मिलती है। तो अगर आप एक्सेल टेंशन लोगे या शियर लोगे या बियर कुछ भी लोगे तो शॉप के केस में जो आप रिबेट्स बना रहे हो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। साथ में अगर जो आपके रिबेट्स हैं, ठीक है, वो पावर ड्रिवन है कि हैंड ड्रिवन है, आपने रिबेट्स को मतलब कि अगर लगाया हुआ है तो पावर का यूज़ किया हुआ है कि आपने हाथ से ही अपने हैंड ड्रिवन कर दिया है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। यहाँ पे अगर आप IS कोड के हिसाब से देखेंगे तो जो पावर ड्रिवन के लिए शॉप और फील्ड रिवेट की जो वैल्यूज़ हैं स्ट्रेंथ में वो गिवन है। तो पावर ड्रिवन आपने किया हुआ है और शॉप में अगर आपने बनाया हुआ है रिवेट, तो जो एक्सियल टेंशन है उस केस में जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो 100 न्यूटन पर mm² मिलती है। शियर के केस में 100 न्यूटन पर mm² है, बियरिंग के केस में कितनी है, 300 न्यूटन पर mm²। वहीं अगर पावर ड्रिवन किया हुआ है और फील्ड में आप बना रहे हैं तो जो एक्सियल टेंशन है वो 90 न्यूटन पर mm² है। शियर के केस में 90 न्यूटन पर mm² है और बियरिंग के केस में 270 न्यूटन पर mm²। अगर आप देखोगे तो जो एक्सियल टेंशन की वैल्यू है वो फील्ड के केस में 10% लेस है इन कंपैरिजन टू शॉप में अगर 100 न्यूटन है तो यहाँ 90 न्यूटन है पर mm² है, मतलब कि 10% का डिक्रीमेंट को देखने को आपको मिल रहा है फील्ड के केस में, चाहे आप एक्सियल टेंशन ले लीजिए, चाहे शियर ले लीजिए, चाहे बियर, ठीक है, सब केस में 10% लेस मिल रहा है। तो इन फील्ड रिवेट 10% लेस स्ट्रेंथ देन शॉप रिवेट, ये अपना कोड कहता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखोगे एज कम्पेयर टू फील्ड रिवेट द शॉप रिवेट्स आर वीकर, शॉप रिवेट्स आर स्ट्रॉन्गर एंड द फील्ड रिवेट आर वीकर, ठीक है। तो शॉप रिवेट्स स्ट्रॉन्गर है तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the thickness of plate to be connected by a rivet is 16 mm,
then suitable size of rivet as per Unwin's formula will be। कोड में अनविन्स फार्मूला एक दिया हुआ है। अनविन्स जी ने बताया था कि अगर आपको रिवेट का डायमीटर पता है, ठीक है, तो आप होल का डायमीटर कैसे निकालोगे। मान लो ये आपकी एक प्लेट है, इससे आपको इस प्लेट को कनेक्ट करना है। सॉरी, अगर थिकनेस पता है तो जो डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर, वो कैसे निकालोगे। अनविस जी ने ये बताया था। तो मान लो ये आपका लैप जॉइंट है, आप ये लैप जॉइंट देख ही पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये लैप जॉइंट, ओके, थोड़ी सी ड्राइंग मिस्टेक हो गई है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू में देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, रिवेट्स को लगाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसकी थिकनेस क्या है, आपकी T1 है इस वाली प्लेट की, ठीक है, और इस वाली प्लेट की आपकी थिकनेस क्या है, T2 है। जो दूसरी प्लेट है इसकी T2 है। इनको क्या किया होगा, आपने एक रिवेट के द्वारा लगाया हुआ है। तो जो आप रिवेट लगाओगे तो उस रिवेट का कुछ डायमीटर होगा, तो वो डायमीटर आपको कैसे पता चलेगा। मान लो D डायमीटर है इस रिवेट का, ठीक है। तो अनविन्स जी ने कहा कि T1 और T2 में से जो भी लेस थिकनेस है प्लेट की, वो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे उनके फॉर्मूले में, ठीक है। उनके फॉर्मूले में आप वो यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो T है वो क्या है, थिकनेस ऑफ मिनिमम प्लेट थिकनेस, मतलब T1 और T2 में से जो भी मिनिमम आएगी, और 6.04 अंडर रूट टी, इस फॉर्मूले का आप अगर यूज़ करोगे तो आपको इस डी की वैल्यू मिल जाएगी, जो नॉमिनल डायमीटर का आपको रिवेट लगाना है, यूज़ करना है इन दो प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। डी इज़ द डायमीटर ऑफ रिवेट इन mm, टी इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स टू बी कनेक्टेड। T1 और T2 में से आपको लेस लेना है। ये जो फॉर्मूला है, कोड कहता है, वो तब यूज़ करते हैं जब जो थिकनेस की वैल्यू है वो 8 mm से ग्रेटर होती है, ये आपको याद रखना है। तो उस केस में आप अगर आप टी की वैल्यू यहाँ पर 16 mm, यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू गिवन है और आपको टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ उल्टा पूछा गया है, तो डायमीटर आप 16 अगर पुट करोगे, ठीक है, कनेक्टेड रिवेट 16, ओके सॉरी, यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट ही गिवन है। कितनी गिवन है, 16 mm गिवन है। 16 mm आप क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है। तो यहाँ पे आप डी की वैल्यू जो आप निकालोगे, तो आपको जो 6.04 अंडर रूट 16 करोगे तो अंडर रूट 16 4 आएगा, और 6 4 जा 24 की समथिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर।